हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था गवर्नमेंट बजट, वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज बेटा जो गवर्नमेंट बजट में टॉपिक होने वाले हैं वही पेपर का पार्ट है, मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं। अभी तक जितना पढ़ा है ना, ये रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस हैं ये पेपर में आएंगे। आ गया तो एक दो नंबर के एमसीक्यूज आ जाएंगे, पूछ लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब मेरी तरफ से तो बेटा बिल्कुल ना है, वो नहीं आता पेपर में। जो आज कराने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पावर एन है बेटा, मान लो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो जी चर्चा स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की। लो जी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बेटा तीन तरीके का हो सकता है। या तो हो सकता है सरप्लस बजट हो, या हो सकता है बेटा बैलेंस्ड बजट हो, और या हो सकता है बेटा डेफिसिट बजट हो। लो प्यारे बच्चों, आराम से समझने की कोशिश करते हैं। या तो हो सकता है सरप्लस बजट हो, या हो सकता है बैलेंस बजट हो, या हो सकता है डेफिसिट बजट हो। लिखने का टाइम दूंगा बेटा, अभी लिखने पे जोर मत दो, कोई नहीं लिख रहा कुछ भी बेटा, पहले समझेंगे चीजों। बेटा सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट नाम से ही क्लियर है बेटा, हम अकाउंट्स के स्टूडेंट है। सरप्लस है, कुछ ना कुछ बेटा मुनाफा है। जब भी बजटेड रिसीट्स, जब भी बजट की रिसीट्स ज्यादा होंगी बजट के एक्सपेंडिचर से, दैट मींस इट इज अ सरप्लस। आपको याद है ना, बजट के दो कंपोनेंट होते थे, एक बजटेड रिसीट्स जिसमें हमने दो तरीके के रिसीट्स पढ़ी थी, रेवेन्यू और कैपिटल, और एक बजटेड एक्सपेंडिचर। जब भी बेटा रिसीट्स ज्यादा होंगी एक्सपेंडिचर से, दैट मींस इट इज अ सरप्लस बजट। बैलेंस्ड बजट नाम से ही क्लियर है बेटा, बजट की रिसीट्स जब भी बिल्कुल बराबर होंगे बजट के खर्चों के, तो बेटा हम बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड गवर्नमेंट बजट है। और बेटा व्हाट अबाउट डेफिसिट बजट? बेटा जब भी बजटेड रिसीट्स कम हो और बेटा खर्चे हमारे ज्यादा हों, तो बेटा ऐसे केसेस में हम बोल सकते हैं कि डेफिसिट बजट है। लो जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, सिंपल बात बोली मैं। चलो करो फटाफट से। लो बच्चों, बेटा बात आगे बढ़ाएंगे डेफिसिट बजट से ही। डेफिसिट बजट क्या होता है बेटा? जब बजट की रिसीट्स कम हो और हमारे खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हो, तो हम उसे बोलते हैं डेफिसिट बजट। हमारे पास तीन तरीके के डेफिसिट बजट हो सकते हैं। बहुत आराम से बात समझनी है और बता देता हूं, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लो जी बेटा, पहला डेफिसिट हो सकता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा हो सकता है बेटा फिस्कल डेफिसिट, एंड थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ये मेरे पास तीन टाइप हैं बेटा डेफिसिट बजट के। बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 नंबर के लिए ये पेपर में आ सकता है, 3 नंबर का ये पेपर में आ सकता है, और 3 नंबर का ये। अब कोई एक ने तो आना ही आना है, मैं फिक्स बता रहा हूं, पक्का आएगा और यही आएगा बेटा, और कुछ नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से इस चैप्टर से। बेटा नाम है रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा एक बात बताओ, हमारी गवर्नमेंट कौन सा बजट चाहती होगी, बैलेंस्ड, सरप्लस या डेफिसिट? मानते हो ना? लेकिन अगर इंडिया के एंगल से सोचो, अगर हमारा बजट पहले से ही डेफिसिट चल रहा हो, तो हम क्या होप करेंगे कि यार बैलेंस्ड ही आ जाए यार, बस वही बहुत है यार, सरप्लस नहीं भी सही तो तू बैलेंस तो आ ही जा। ठीक है ना, हम चाहेंगे ना कि हमारा बजट किसी भी तरीके से बैलेंस्ड हो जाए, कि हमारे जो खर्चे हैं बस इतनी रेवेन्यू आ जाए, हमारे पास इतनी रिसीट आ जाए कि हम खर्चे मीट आउट कर पाए। यही चाहते हैं ना बेटा? अब आप इस बात को समझने की कोशिश करना, वी वांट बैलेंस्ड बजट। अब आप खुद सोचो बेटा, देखो कंपोनेंट की बात सोचूं तो सबसे पहले मेरे पास बजट में रिसीट्स होती है,
ये दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, बहुत चर्चा करी इस पर। बेटा अगर मेरे पास बजट में खर्चे होते हैं तो ये भी दो तरीके के होते हैं बेटा, एक रेवेन्यू और दूसरे कैपिटल। अब हम चाहते हैं बैलेंस्ड बजट। बाबू अब समझाऊंगा कि हम कैसे बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सुनना बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट ये क्या चीज है बेटा, नाम से समझो, रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट है बेटा। दैट मींस जब भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे रेवेन्यू रिसीट से, तो जो बजट आएगा उसका नाम क्या होगा बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट। नाम से समझ में आ रहा है? यानी कि बेटा रेवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया? नाम में ही डेफिसिट है भाई, नाम में ही, यानी कि खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन इसका नाम है रेवेन्यू डेफिसिट। दैट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू रिसीट्स। और जब भी बेटा रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो हम निकाल कैसे सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट से। सिंपल बात। लेकिन बेटा क्या मुझे फॉर्मूला पढ़ाना था? नहीं बेटा, सबसे मुश्किल चीज है इनके इम्प्लीकेशन। पेपर में आता है रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशन बताओ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। रेवेन्यू डेफिसिट अगर आए तो उसका मतलब क्या है, मुझे तो वो समझाना है आपको। देखो बेटा आपको बता देता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार के डे टू डे खर्चे, जो सरकार रोजमर्रा की जिंदगी में करती है बेटा। रोज नहीं करती तो हर 15 दिन में करती है, हर महीने में करती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद है आपको क्या होता था बेटा? मैं एग्जांपल याद कराऊं आपको, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट हर महीने दोगे ना ब्याज, अगर किसी से लोन लिया है। अगर आपके लिए इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी हर महीने देनी पड़ेगी ना बेटा। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, आर्मी की सर्विस ले रहे हो बेटा, इतने सारे आईएएस ऑफिसर की सर्विस ले रहे हो, सैलरी हर महीने देनी पड़ेगी ना। तो ये हमारे डे टू डे खर्चे हैं। और रेवेन्यू रिसीट्स ये हमारी डे टू डे इनकम है बेटा, सरकार की दिन भर की इनकम। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको तो अंदाजा नहीं होगा, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स हर महीने आता है सरकार के पास, हर महीने। तो बेटा ये रोजमर्रा की हमारी इनकम है और ये रोजमर्रा के हमारे खर्चे हैं। और बेटा अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं हमारे से मैनेज नहीं हो रहे। सर अगर रेवेन्यू डेफिसिट है वो क्या है, ये रोज के खर्चे हैं और ये रोज की इनकम है, यानी कि हमारे रोज के खर्चे हमारे से मैनेज नहीं हो रहे। यही तो मतलब है ना इसका, समझ में आया ना मतलब? तो बेटा इसी बात को आपको इंग्लिश में लिखना है, मैं कुछ मुश्किल बात करूंगा ही नहीं। लो जी, इंप्लीकेशन, अगर रेवेन्यू डेफिसिट आया तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे बेटा? इट शोज, अभी कुछ नहीं लिख रहे आप, समझ रहे हैं बहुत आराम से। इट शोज गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, इट शोज गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी to meet its day-to-day expenses। बाबू अगर कभी भी रेवेन्यू डेफिसिट आया तो वो ये इंडिकेट करेगा कि गवर्नमेंट्स अपने डे टू डे खर्चे भी मैनेज नहीं होते, बेकार है गवर्नमेंट। ठीक है ना बेटा, गलत तो नहीं लिखी इंप्लीकेशन, एक बात समझाई मैंने, समझ लिया आपने बहुत इजीली। सेकंड वन बेटा, मैं पूछूं अगर गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा खर्चा करेगी कहां से? मान लो बेटा ये 15,000 करोड़ है हमारे डे टू डे खर्चे, बहुत कम बोल रहा हूं, ठीक है ना, मेरे को एग्जांपल सिंपल रखना है। और रेवेन्यू रिसीट 10,000 करोड़ है, ये 5,000 करोड़ फालतू कहां से आएंगे? मैं अगर ये पूछूं कहां से आएंगे बेटा, देखो 2-3 रास्ते हो सकते हैं बेटा। एक रास्ता हो सकता है कि गवर्नमेंट डिस सेविंग्स कर ले। डिस सेविंग्स मतलब अगर पास्ट में कोई पैसा जोड़ा था, कोई सेविंग्स करी थी, आज उसको तोड़ दो, 5,000 करोड़ खर्च लो। ये कर सकती है ना गवर्नमेंट, ये कर सकती है गवर्नमेंट, डिस सेविंग्स कर सकती है। तो बेटा मैं दिखा रहा हूं रेवेन्यू डेफिसिट क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आता है। पहले तो बेटा ये क्या शो करता है, गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। बेटा गवर्नमेंट इज अनेबल टू मैनेज इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस, ये शो करता है कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे खर्चे भी मैनेज नहीं हो रहे आपसे, कैसी गवर्नमेंट हो आप। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकता है बेटा, गवर्नमेंट अपनी सेविंग को तोड़े और खर्चा कर ले, ठीक है ना बेटा। तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकता है, सामने देखना, समझना है बेटा तो सामने देखो। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 15,000 करोड़, रेवेन्यू रिसीट्स 10,000 करोड़ एंड वी वांट बैलेंस्ड बजट।
बेटा बैलेंस होने के लिए सारे खर्चे अगर रिसीट के बराबर हो तभी बैलेंस होगा ना। यहां 15,000 करोड़ के खर्चे हैं, यहां 10,000 करोड़ की इनकम है बेटा, और बेटा हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है बैलेंस बजट। दैट मीन्स अगर यहां 5,000 करोड़ आ जाए तो बैलेंस हो जाएगा। 5,000 करोड़ कैसे आ सकते हैं समझाता हूं। देखो बेटा, कैपिटल रिसीट ना 4 तरीके की होती थी, याद आना बहुत मुश्किल है लेकिन याद करना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका होता है बोरोइंग या लोन, याद आया। दूसरा होता है रिकवरी ऑफ लोन, तीसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट, और चौथा होता है स्मॉल सेविंग्स। याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। घर पे पढ़ाई लिखाई नहीं करी हमने तो बेटा बहुत मुश्किल हो रहा होगा। दोबारा बोल देता हूं, बोरोइंग या लोन, सेकेंड वन इज रिकवरी ऑफ लोन, थर्ड वन इज डिसइन्वेस्टमेंट, एंड फोर्थ वन इज स्मॉल सेविंग्स। मैं बोलता हूं बेटा स्मॉल सेविंग किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। हाउस होल्ड क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर किसान विकास पत्र या एनएससी खरीदते हैं, वो होती है स्मॉल सेविंग। किसी ने ना खरीदी तो जबरदस्ती कर लोगे? नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट सरकार ने नहीं करी बेटा, सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस अच्छी चल रही हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। रिकवरी ऑफ लोन, किसी स्टेट गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं आया बेटा, क्या काहे की रिकवरी ऑफ लोन, ये भी जीरो। मैं कहता हूं तीनों में से कोई ऑप्शन ना भी हो आपके पास, बोरोइंग एक ऑप्शन आपके पास हमेशा है। तो सरकार कैसे बैलेंस क्रिएट करती है बेटा, सरकार बोरोइंग कर ले, 5,000 करोड़ का हो गया बैलेंस। सर मैंने बिल्कुल क्लियरली समझाने की कोशिश करी कि कैसे इंप्लीकेशन बनाए जाते हैं बेटा, रटना क्या है ये, हमें बैलेंस बजट चाहिए ना, हो जाएगा क्रिएट। मैं कहता हूं कोई ऑप्शन नहीं है बैलेंस का, बोरोइंग आपके पास हमेशा ही ऑप्शन है, लोन ले लो, 5,000 करोड़ का हो गया बैलेंस। जितने खर्चे थे बेटा उतनी इनकम हो गई आपकी। समझ आई बात? हाँ जी बोलो। हाँ जी बाबू कुछ आवाज ही नहीं आ रही। लोन किससे लेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल बैंक, वर्ल्ड बैंक, कितने ऑप्शन है। गवर्नमेंट के पास किसी ऑप्शन की कमी नहीं होती। बाबू थोड़ा तेज बोल, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सरप्लस, हाँ मैं करूंगा बात, यही तो समझाना है बेटा। लो जी बाबू, तो क्या मैं बोरोइंग कर सकता हूं? तीसरा ऑप्शन मेरे पास बोरोइंग का है। लो जी मैं बोरोइंग कर सकता हूं, लेकिन काम की बात बोल देता हूं बाबू, बोरोइंग करने के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट को कोई मना नहीं कर सकता लोन के लिए, आप खुद समझो ना। तो दूसरी गवर्नमेंट मना करती, ले ले भाई जितना लोन चाहिए तेरे को, क्योंकि पता है गवर्नमेंट नहीं भागती बेटा, ब्याज आ जाती है। तो बेटा चाहे आप फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकते हो, फॉरेन बैंक से ले सकते हो, इंटरनेशनल बैंक से ले सकते हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, आरबीआई से ले सकते हो। मैं बोलता हूं जिससे मर्जी ले लो, डिपेंडेंसी ऑन द अथॉरिटी विल राइजेस। आपकी डिपेंडेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी दूसरी अथॉरिटीज पर, और अगर फॉरेन से लोगे तो फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ेगी, और बाद में टॉर्चर बहुत बढ़िया होता है। मानते हो ना ये बात? आपको बता दूं ये प्रैक्टिकल सिचुएशन किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। चाइना ने बहुत भर भर के लोन दिया हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट को। जब आपके पास इतना लोन चढ़ जाता है ना और आपसे उतर नहीं रहा होता, तो फॉरेन डिपेंडेंसी कैसे बढ़ती है पता है ना बेटा। आज की तारीख में चाइना की कठपुतली है पाकिस्तान, जो कह देता है चाइना वो करना पड़ता है उसको मजबूरी में। तो बेटा बोरोइंग अगर आपकी फॉरेन गवर्नमेंट से है, इट विल राइजेस द डिपेंडेंसी बर्डन, ठीक है ना बेटा। तो बाबू मैं लिख देता हूं फॉरेन डिपेंडेंसी विल राइजेस, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ेगी। लो जी प्यारे बच्चों, बात क्लियर? कोई जल्दी नहीं है मुझे इस टॉपिक में बेटा, क्योंकि पेपर में यही आने वाला है, यही आने वाला है। तो जल्दी करके क्या फायदा जब पता है ये आने वाला है। तो मैंने 3 बातें करी अभी तक। अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, क्या इंडिकेट करेगा? गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मैनेज इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट से अपने डे टू डे खर्चे भी मैनेज नहीं हो रहे। कैसे कोप अप कर सकती है गवर्नमेंट? डिस सेविंग्स करके, अपनी पास सेविंग तोड़ो और बेटा कर दो खर्चा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? बोरोइंग। जिस मर्जी से कर लो, आपका डिपेंडेंसी बर्डन तो बढ़ रहा है, चाहे वो आरबीआई से कर लो, अपने देश से ही कर लो, तब भी आपकी डिपेंडेंसी तो बढ़ी रही है किसी और अथॉरिटी के ऊपर। और बेटा ये बात सिमरन ने भी मुझे बोली और मेरे को बतानी थी ये। तो बेटा देखो, अगर आप फॉरेन से पैसा लेकर आए 5,000 करोड़ और आपने इंडियन गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया उस 5,000 करोड़ से, तो आपको नहीं लगता इकोनॉमी में एडिशनल मनी सप्लाई आ गई? मेरी इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में 17 लाख करोड़ रुपए, ठीक है जी, 17 लाख करोड़ रुपए हैं। 5,000 करोड़ आप बाहर से लाए और आपने बेटा देश में खर्च कर दिया।
इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ी के नहीं बढ़ी? अब 17,05,000 करोड़ हो गए। और बेटा जब जब मनी सप्लाई बढ़ती है तब तब इन्फ्लेशन आता है। आप लोगों के हाथ में पैसा फालतू डालते जाओगे, क्या करेंगे लोग? लेविशली स्पेंड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे बेटा। जो चीज 10 की है वो कहेगा ये पकड़ 15, चल दे मुझे दे। यही होता है बेटा। मैंने एक बार ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया था ऑनलाइन क्लास में बेटा इस बात का कि जब आरबीआई के पास करेंसी प्रिंटिंग की मशीन है तो आरबीआई गरीबी खत्म क्यों नहीं कर देती बेटा? छाप छाप के दे दे सबको 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, हो गई गरीबी खत्म। बेटा वो ये काम कर नहीं सकते, ठीक है ना? कोई भी देश नहीं कर सकता, ठीक है ना? एक बार बांग्लादेश ने कर दिया था ये काम, बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आ गया था बांग्लादेश में। क्या होगा बेटा अगर आप सबके हाथ में 20-20 लाख रुपए दे दोगे तो नमक की थैली की कीमत 500 हो जाएगी। रिटेलर कहेगा मैं क्यों 50 की बेचूं, कौन है हमारे देश में गरीब, 500 की है। और आप क्या करोगे? नमक, चीनी के बिना जिंदा रह सकता है इंसान, नमक के बिना नहीं रह सकता। 500 देगा, अभी खरीदेगा। क्या होगा बेटा? 50 की चीज 500 की बिकेगी, आ गया इन्फ्लेशन देश में। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी आप बोरोइंग करते हो, अगर फॉरेन से वो बोरोइंग हुई हुई है और देश में पैसा खर्च कर दिया, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, दैट मींस इन्फ्लेशन आ जाएगा। बात क्लियर? ओके है बात? चलो जी फटाफट से नोट्स बनाओ इसके। हाँ जी भाई, अभी 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 करेंगे तेरी वाली बात, पक्का बहुत मजेदार बात करेंगे। चलो जी, लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से आगे बढ़ेंगे बेटा, बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की, मजा आ जाएगा। लो बेटा, सब सामने देख रहे हैं जी। बेटा अगर रेवेन्यू डेफिसिट मजेदार लगाए ना तो फिस्कल तो बेटा 100 टाइम्स बेटर है इससे, ठीक है ना? समझाने में बहुत मजा आता है। लो जी समझना है बेटा, मेरी तरफ देख रहे हैं आप। बेटा फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लिखता हूं सबसे पहले, बड़ी क्लैरिटी होगी। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। काम की बात। लो प्यारे बच्चों सुनना, बेटा जैसे रेवेन्यू डेफिसिट अभी पढ़ा उसका फॉर्मूला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर, ये सारा खर्चा, और माइनस सारी की सारी रिसीट। लेकिन कहता है बोरोइंग नहीं लेना। ऐसा क्यों कहता है जी बोरोइंग नहीं लेना? क्योंकि बेटा फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। मतलब समझाता हूं बेटा, मान लो ये 15,000 करोड़ का खर्चा है रेवेन्यू, और मान लो बेटा कैपिटल खर्चा है 25,000 करोड़। टोटल खर्चा कितना हो गया? 40,000 करोड़। मान लो रेवेन्यू रिसीट्स कितने हैं बेटा? मान लो रेवेन्यू रिसीट्स हैं बेटा 10,000 करोड़ के, वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। और मैं बोलता हूं कैपिटल रिसीट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है बेटा। अब क्या होगा? फॉर्मूला में पुट करो फिगर। टोटल एक्सपेंडिचर 40,000 करोड़, टोटल रिसीट्स 10,000 करोड़, 30,000 करोड़ का बैलेंस आ गया, 30,000 करोड़ के डेफिसिट आ गए। कैसे कोप अप करोगे? लोन लेकर 30,000 करोड़ का। यानी कि बेटा फिस्कल डेफिसिट इज इटसेल्फ अ बोरोइंग। इसी वजह से कहता है बोरोइंग मत लेना टोटल रिसीट्स में, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट है क्या बेटा? ये 30,000 करोड़ का डेफिसिट है, कैसे कोप अप हो सकता है? लोन लेकर हो सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट अपने आप में बोरोइंग है। एक और एग्जांपल समझते हैं, इससे और क्लैरिटी होगी, सुनना। 40,000 करोड़ का खर्चा, रेवेन्यू रिसीट 10,000 करोड़ की। कैपिटल रिसीट के 4 टुकड़े थे बेटा, बोरोइंग या लोन, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट या स्मॉल सेविंग्स। मैं बोलता हूं बोरोइंग को छोड़ दो, अभी कितनी है आप देखो बेटा। सबसे पहले कि आपको रिकवरी ऑफ लोन कितना हुआ है। मान लो 5,000 करोड़, मान लो आपने 5,000 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट करी और लोगों ने 2,000 करोड़ रुपए का स्मॉल सेविंग्स के तौर पर आपको पैसा दे दिया। यानी कि 12,000 करोड़ के कैपिटल रिसीट, 10,000 करोड़ के ये। लो बेटा टोटल एक्सपेंडिचर 40,000 करोड़, टोटल रिसीट्स 22,000 करोड़, 18,000 करोड़ का बेटा फिस्कल डेफिसिट। ये 18,000 करोड़ कहां से आएंगे बेटा? लोन लेकर। दैट मीन्स बेटा इसी वजह से इसने एक्सक्लूड कराया बोरोइंग को, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट अपने आप में बोरोइंग है। खर्चा करने का और कोई तरीका ही नहीं आपके पास, लोन ही ले सकते हो, आखिरी ऑप्शन।
ठीक है ना, 40,000 करोड़ खर्चने हैं, मेरे पास है 22,000 करोड़, 18,000 करोड़ कहां से आएंगे बेटा, लोन लेकर आएंगे ना। फिस्कल डेफिसिट अपने आप में ही बोरोइंग है। और आपको बता देता हूं इन चीजों के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। आपको कहता है कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, एक इंफॉर्मेशन बीच में बोरोइंग दी होती है। बच्चा क्या कर रहा होता है, ये फॉर्मूला लगा रहा होता है। मैं कहता हूं सर पैर है कोई फॉर्मूला लगाने का। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने आपको बोरोइंग दिया बेटा, फिस्कल डेफिसिट अपने आप में लोन है और है क्या बेटा, क्लियर हुई बात, ठीक है ना। लेकिन क्या हमें फॉर्मूला समझाना था, फॉर्मूला तो बेटा समझ लेते घर पर ही बैठकर। हमें तो इंप्लीकेशन जानिए, सबसे खतरनाक इंप्लीकेशन फिस्कल डेफिसिट की है बाबू। मैं एक इंप्लीकेशन का जिक्र करूंगा और ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट एक पे ही लगाऊंगा, बहुत आराम से सुनना जरा इस चीज को। लो बच्चों सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, इंप्लीकेशन लिखना शुरू करता हूं मैं, ठीक है जी, अभी नोट नहीं करना बेटा। बात करते हैं इंप्लीकेशन की। आपको बता देता हूं बेटा पहली इंप्लीकेशन क्या आएगी। पहली इंप्लीकेशन की अगर गवर्नमेंट ने टोटल खर्चे मैनेज नहीं करे ना अपने, तो गवर्नमेंट बेटा डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी। ये बात अभी मेरे को माधव कह रहा था, मैंने कहा भी बताऊंगा, यहीं से आएगी माधव तेरी बात। अगर गवर्नमेंट ने बेटा फिस्कल डेफिसिट मैनेज ना किया, दैट मींस टोटल खर्चे गवर्नमेंट से अगर मैनेज ना हुए, बहुत बड़े डेब्ट ट्रैप में फंसेगी गवर्नमेंट। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, लोन पे लोन, लोन पे लोन, और यही सब चलता जाएगा बेटा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, कोई बताएगा मेरे को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखो बात सुन, अगर आपके पास टोटल खर्चे ज्यादा हैं टोटल रिसीट से, तो आप कैसे कोप अप करते हो, लोन लेकर। बोरोइंग ही तो फिस्कल डेफिसिट है, दैट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी बोरोइंग। और बेटा जब बोरो करोगे तो इसका ब्याज देगे ना ब्याज। मैंने बोरो करा, फिस्कल डेफिसिट आया, उसको कोप अप करने के लिए मैंने बोरो करा। जब मैंने बोरो करा बेटा तो मैं उसका ब्याज देने चला गया, ठीक है जी, ब्याज देने चले गए। आपको पता है ब्याज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कल 4 ही तो बातें बोली, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, एग्जाम्पल दिए थे मैंने। इंटरेस्ट बेटा गवर्नमेंट के लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने बोरो करा, आपने जैसे ही ब्याज दी, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो क्या रेवेन्यू डेफिसिट आ सकता है। सर रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, यही था ना फॉर्मूला। बेटा बोरो करा, ब्याज देनी पड़ेगी, ब्याज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो रेवेन्यू डेफिसिट आ सकता है। और रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कोप अप करते हैं, अभी थर्ड पॉइंट लिखा था, बोरो। यानी कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा तो दोबारा बोरो, और दोबारा बोरो तो दोबारा ब्याज, दोबारा ब्याज तो दोबारा रेवेन्यू डेफिसिट, दोबारा रेवेन्यू डेफिसिट तो दोबारा बोरो। ऐसे डेब्ट ट्रैप में फंस जाओगे कि कभी निकल नहीं पाओगे बेटा, कभी निकल नहीं पाओगे। समझ में आया, सबसे टेक्निकल इंप्लीकेशन यही है बेटा, जो बहुत महाभारत होती है समझनी। दोबारा समझ लो, मैं बड़े पेशेंस के साथ समझा रहा हूं। मैंने बोला कि अगर फिस्कल डेफिसिट हुआ तो बेटा डेब्ट ट्रैप में फंसना तय है, निकाल नहीं सकता कोई आपको डेब्ट ट्रैप से। तो आपको टोटल खर्चे तो हर हाल में मैनेज करके चलने पड़ेंगे। कैसे समझाया सुनो बेटा, अगर फिस्कल डेफिसिट हुआ दैट मींस टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीट्स, ठीक है ना। और कैसे कोप अप करता हूं, लोन लेकर। फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ अ बोरोइंग, अपने आप में बोरोइंग है बेटा। बाबू अगर मैंने बोरो कर लिया तो क्या बोरोइंग का ब्याज देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है। आपने ब्याज दिया, अब बेटा ब्याज देना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट में बहुत बड़ा फर्क डालता है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। मैंने लोन लिया, जैसे ही ब्याज दी बेटा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल शूट अप, और जैसे ही मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा दैट मींस रेवेन्यू डेफिसिट कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ा तो उसको कैसे कोप अप करते हैं, उसमें थर्ड ऑप्शन था बेटा बोरोइंग, जहां मैंने लिखा डिपेंडेंसी बढ़ती है। तो रेवेन्यू डेफिसिट भी तो बोरोइंग से ही कोप अप करते हो, दैट मींस इंटरेस्ट का बढ़ना रेवेन्यू डेफिसिट लाएगा, और रेवेन्यू डेफिसिट को अगेन आप कोप अप किससे करते हो, बोरोइंग से। दोबारा लोन ले लिया, दोबारा लोन तो दोबारा ब्याज, दोबारा ब्याज तो दोबारा रेवेन्यू डेफिसिट, फिर दोबारा लोन, यही कहानी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। फंस जाओगे, बहुत बड़े झमेले में फंस जाओगे। क्लियर बात,
ठीक है ना, यही मुश्किल थी इंप्लीकेशन, बस बाकी सारी आसान है। लो जी सेकंड वन बेटा, दूसरी इंप्लीकेशन की बात करूं अगेन, क्योंकि बेटा ये अपने आप में बोरोइंग है और जैसे ही आप बोरोइंग करते हो इट विल राइजेस योर फॉरेन डिपेंडेंसी। अभी बोल चुका हूं ये बात मैं रेवेन्यू डेफिसिट में भी, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरी फॉरेन डिपेंडेंसी को बढ़ाती है। लो जी तीसरी बात ये नहीं है बेटा, यहां लिख देता हूं। तीसरी इंप्लीकेशन है बेटा कि हो सकता है आप अपने खर्चों को कोप अप करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करो। सुन लो बेटा, ये बात कुछ बच्चों के लिए नहीं हो सकती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है बेटा? एडिशनल करेंसी प्रिंट करके खर्चा करना। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है एडिशनल करेंसी प्रिंट करो और खर्चा कर दो। भाई मेरे खर्चे हैं 40,000 करोड़, मेरी इनकम है 22,000 करोड़, मैं नहीं लोन लेना चाहता 18,000 करोड़ का, लेकिन आएंगे तो कहीं से तो आएंगे। आपने बोला आरबीआई 18,000 करोड़ की करेंसी प्रिंट कर दो, 18,000 करोड़ की उसने करेंसी प्रिंट करी, आपने खर्चा कर दिया। इसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब भी आप एडिशनल करेंसी प्रिंट कराकर खर्चा करोगे तो इसको बोलते हैं, देखो नाम से समझो, डेफिसिट था, आपने उसको फाइनेंस कर दिया। कैसे फाइनेंस करा? करेंसी प्रिंट कराई, डेफिसिट को फाइनेंस कर दिया। समझ आई बात बेटा? नाम में ही सब कुछ होता है, ऐसे ही हम रल रहे होते हैं, इतने बड़े बड़ी बातें कर रहे होते हैं। और बेटा जब अगर आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग से खर्चा करा या फॉरेन से लोन लेकर खर्चा करा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इकोनॉमी में पैसा था 17 लाख करोड़, आपने 18,000 करोड़ और डाल दिया, 17 लाख 18,000 करोड़ कर दिए, लोगों की इनकम बढ़ा दी। कहीं ना कहीं बेटा इन्फ्लेशन आने वाला है, कहीं ना कहीं बेटा महंगाई बढ़ने वाली है देश की। तो ये 4 इंप्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट। समझ आई थी बात? ओके बात, चलो जी नोट डाउन करो। बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की, बस इसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। लेकिन ये समझना बहुत बढ़िया, इसको समझाना सबसे मुश्किल होता है किसी भी टीचर के लिए, ये समझना बहुत काम की बात। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है बेटा, मैं फॉर्मूले पे एनालिसिस करूंगा, टाइम लगाऊंगा। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मैं लिखने के लिए एक बात लिख देता हूं बच्चों, लेकिन आप ये बात पेपर में नहीं लिखोगे। मैं ब्रैकेट में एक बात लिख रहा हूं, आप पेपर में नहीं लिखोगे बेटा। प्रीवियस ईयर, लो बच्चों सुनना जरा, बात समझाता हूं मैं आपको क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट। मैं बोलता हूं आपने 2020 में ना 300 करोड़ का लोन लिया, 2020 में आपने 300 करोड़ का लोन लिया, इसका ब्याज कब जाएगा? अगले साल। इसका ब्याज कब जाएगा? अगले साल। दैट मीन्स बेटा 2021 में इसका ब्याज देना है, ऐसे ही करना है। आज 2021 में मैं बोलता हूं मेरे को ना 70 करोड़ का लोन लेना पड़ा, 2021 में मुझे 70 करोड़ का लोन लेना पड़ा। तो लोन क्या है? बोरोइंग क्या है? अपने आप में फिस्कल डेफिसिट ही तो है। तो मैंने बोरोइंग की फिगर की जगह फिस्कल डेफिसिट की फिगर को डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं करी मैंने, सेम बात करी बाबू। तो बेटा मैंने आज 70 करोड़ का लोन लिया, दैट मीन्स मेरा फिस्कल डेफिसिट 70 करोड़ होगा, मैंने लिख दिया बेटा। माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये कौन सी ब्याज है बेटा? जो पिछले साल लोन लिया था ये उसकी ब्याज है। आज मैं 2021 में 70 करोड़ की बोरोइंग करी, मुझे 2020 का ब्याज देना है बेटा। 2020 का ब्याज कितना है? मान लो 10% है। मैंने पिछले साल 300 करोड़ का लोन लिया था, आज ब्याज कितनी देनी है बेटा? 30 करोड़ की। तो मैंने आज ब्याज दे दी 30 करोड़ की, दैट मीन्स प्राइमरी डेफिसिट इज 40 करोड़। अब आपको क्या लगता है फॉर्मूला समझाना मुश्किल था? फॉर्मूला तो बेटा रट ही लेते। अब समझाना बेटा क्या है मेरे को कि ये है क्या चीज। मुझे मजा ही नहीं आता यार ऐसे फॉर्मूला समझा के। समझाता हूं, देखो क्या है ये चीज। प्राइमरी डेफिसिट पता है क्या बताता है? कि करंट ईयर की वजह से मैंने कितना लोन लिया। समझो बाबू, यहां पर देखो, समझो मैंने टोटल 70 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, लेकिन 70 में से 30 करोड़ का लोन सिर्फ उस वजह से लिया क्योंकि मैंने पिछले साल बोरोइंग करी थी। यानी कि करंट ईयर का बर्डन सिर्फ 40 करोड़ था। अगर मैं सिर्फ करंट ईयर की प्रॉब्लम देखूं ना तो मेरे खर्चे सिर्फ 40 करोड़ से ज्यादा थे। मुझे कायदे से 40 करोड़ का लोन लेना था, लेकिन 30 करोड़ का लोन मुझे उस वजह से लेना पड़ा क्योंकि मैंने पिछले साल बोरोइंग करी थी, उसका ब्याज देना था। तो टोटल 70 करोड़ का लोन लिया, 30 करोड़ का पिछले साल की वजह से लिया, और आज की वजह से आज की प्रॉब्लम सिर्फ 40,000 करोड़ की थी।
आया ना मजा सुन के? फॉर्मूला सुन के थोड़ी मजा आया था, ठीक है ना? यही तो एनालिसिस है, इसी के तो पैसे हैं बेटा, वरना हम भी आपके जैसे हैं। समझ आई बात बेटा? ओके है बात? और बढ़ाऊं? लो लेवल हल्का सा और बढ़ाते हैं, मजा आ जाएगा सुनकर। ये लोन 300 करोड़ ना लिया होता, ये लोन 700 करोड़ लिया होता, तब क्या होता? 70 करोड़ का लोन लिया, 70 करोड़ की ब्याज, दैट मीन्स करंट ईयर बर्डन इज निल। करंट ईयर का तो बर्डन ही नहीं था, गवर्नमेंट हैज टू बोरो ड्यू टू द इंटरेस्ट बर्डन। हमेशा ध्यान रखना, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुन लो। प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है या कम है, दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज टू बोरो ड्यू टू द इंटरेस्ट बर्डन। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, इसका क्या मतलब है? अरे इस साल तो सारे खर्चे सारी इनकम के बराबर थे, इस साल तो बैलेंस बजट था, लेकिन मुझे 70 करोड़ का लोन लेना पड़ गया। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो लोन लिया था उसकी ब्याज देने के पैसे नहीं थे। मैंने 70 करोड़ का लोन दिया क्योंकि पिछले साल की ब्याज 70 करोड़ थी, इसकी वजह से बोरो कर रहा हूं मैं, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट मेरा कायदे से जीरो था। प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है, क्या इंडिकेट करेगा? पेपर में एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन, क्या इंडिकेट करेगा? गवर्नमेंट हैज टू बोरो ड्यू टू द इंटरेस्ट बर्डन। गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है सिर्फ इंटरेस्ट बर्डन की वजह से, दैट अदरवाइज तो हमारी कोई लायबिलिटी थी ही नहीं। समझ आई बात? बस खत्म हो गया। प्राइमरी डेफिसिट पे यही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, खत्म, कुछ नहीं लिखना है, बस खत्म हो गया। बस इसकी यही इंप्लीकेशन, यही एक एनालिसिस है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।